हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए ये टॉपिक है क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। सो इस चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 12th बिजनेस स्टडी में जाकर के आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो उन दोनों वीडियो से खास और बड़ा स्पेशल है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कनेक्ट करता है, ये सिखाता है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक थियरी यही चैप्टर है। इस चैप्टर में यूज़ की गई टर्म्स आपको फिक्स्ड कैपिटल वाले टॉपिक में भी काम आएगी, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां इस टॉपिक पे कैपिटल का मतलब हुआ रुपीस, यानी कि हमारे पास जो फंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो पैसे आते हैं जिनसे बिजनेस को चलाया जाता है, उसे कहते हैं कैपिटल। और दूसरी तरफ हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है, यानी कि फंड्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क, फंड्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजर। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तभी ठीक काम कर पाता है जब ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानर ठीक से ब्लूप्रिंट बनाया हो। तो फाइनेंशियल प्लानर अच्छा ब्लूप्रिंट बनाएगा, फाइनेंशियल मैनेजर उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेगा, और जब फाइनेंशियल मैनेजर उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करता है तो एक ब्रॉड टॉपिक हमारे सामने आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज अ फंड्स फ्रेमवर्क। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर को इन टोटल, यानी कि हमारी बुक जिस तरह से समझाने की कोशिश करती है वो ये कहा जाएगा दैट इट्स अ प्रपोर्शन ऑफ डेट प्लस इक्विटी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी कैपिटल बन रही है, वो कैपिटल दो ही तरह से बनाई जा सकती है, या तो पैसा डेट से लिया जा सकता है या इक्विटी से लिया जा सकता है। और जब किसी बिजनेस के लिए पैसा डेट और इक्विटी से लिया जाए, इसी डेट और इक्विटी के शानदार प्रपोर्शन को, शानदार कॉम्बिनेशन को या शानदार फ्रेमवर्क को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर रिलायंस ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और अंबानी के पास कुछ पैसे अपने रखे हुए हैं, तो इन दोनों पैसों के टोटल को यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर कहा गया है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट है, उसे कब डेट लेना चाहिए और कब इक्विटी लेना चाहिए। इस बात के बेस्ट डिसीजन पे ही फाइनेंशियल मैनेजर का बेस्ट डिसीजन डिपेंड करता है, और शायद इसीलिए यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर की वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजर ही बढ़ाता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा, आई विल रिमाइंड यू, एक बार फिर से आपको वीडियो देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि किस तरह से प्रैक्टिकली शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने का काम फाइनेंशियल मैनेजर करता है, जिसकी स्ट्रक्चर की तैयारी डेट और इक्विटी वाले टॉपिक में हो जाती है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हो जाती है। यानी कि अगर आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ये समझ में आ जाए कि डेट और इक्विटी किस तरह से काम करते हैं, या इनके बारे में पूरी डिटेलिंग मिल जाए, तो आपके लिए यकीन मान के चलिए ये टॉपिक कम से कम 3 से 5 नंबर की सुपर सॉलिड वैल्यू एग्जाम में रखता है। इसीलिए अब इस वीडियो के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं डेट और इक्विटी के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ। तो समझने की कोशिश करते हैं कि डेट और इक्विटी एक्चुअली होते क्या है। देखिए डेट का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन कहीं बाहर से पैसा उधार पे लेती है, उसे कहते हैं डेट। और इक्विटी का मतलब हुआ जब ऑर्गेनाइजेशन कहीं और से पैसा नहीं लेती है, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के पैसे को ही इक्विटी कहा जाता है, यानी कि ऑनर फंड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसे इक्विटी कहा जाता है, और जो बोरोड फंड होता है उसे डेट कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि बोरो किया गया है, कहीं और से लिया गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम बन जाता है एक्सटर्नल फंड। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सटर्नल फंडिंग की गई है उसे डेट कहा जाएगा, और क्योंकि ये ऑनर का पैसा है इसीलिए इसे इंटरनल फंडिंग भी कहा जा सकता है। अब क्योंकि ये दोनों के नाम हैं, इसलिए एक एक एग्जांपल यहाँ लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी बात है। तो देखिए डेट का मतलब हुआ कि लोन अगर आपने लिया है, तो अगर आपने डिबेंचर्स लिए हैं, तो ये सब डेट के एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं इक्विटी के शानदार एग्जाम्पल की, तो इक्विटी का एग्जाम्पल में हमारा शेयर्स आ जाते हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने रिटेन्ड अर्न किया था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे बचाए थे, वो इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आई एक्सपेक्ट कि आपको डेट और इक्विटी के पॉइंट समझ में आ रहे हैं।
अब ये हुआ हमारे वीडियो का एक पर्टिकुलर सेक्शन जहां हमने बात की डेट और इक्विटी के बारे में। अब डेट और इक्विटी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम सब अच्छे से जानते हैं और स्पेशली आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप सब ने अकाउंट्स में पार्टनरशिप का पहला चैप्टर बखूबी पढ़ लिया। आप समझते हैं कि अगर किसी ने डेट लिया है तो उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए वीडियो के सेक्शन में अगले डेट और इक्विटी में चलें तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डेट से पैसा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने इक्विटी से फंड रेज किया है तो आपको डिविडेंड से पेमेंट करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम कॉमर्स के स्टूडेंट और हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड चार्ज की तरह काम करता है। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड देना कंपलसरी बात नहीं है। इसलिए डिविडेंड पेमेंट एक फ्लेक्सिबल सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट एक चार्ज की तरह काम करता है। ये फिक्स्ड चार्ज है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने पैसा डेट से वसूल किया है, डेट से आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे प्रॉफिट हो या ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने फंड रेज किया है इक्विटी से तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आपको प्रॉफिट हो या ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो, आपको डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं है। कट बैक टू द स्टोरी ऑफ 2016, जब रिलायंस की तरफ से टेलीकॉम मार्केट के अंदर जियो की सिम को लॉन्च किया गया, तो जियो को शुरू करने के लिए 2008 और 2010 में मुकेश अंबानी ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए उधार लिए थे। ये उधार पैसे में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए तो डेट का था, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। एंड यकीन मान के चलिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहे इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रिलायंस ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट देना इट्स नॉट ईजी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पे एक टाइम के बाद बर्डन आ जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर इक्विटी से फंड रेज करना पसंद करती है, जिसमें शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए जाएं और ऑर्गेनाइजेशन उन शेयर होल्डर को डिविडेंड दे या ना दे, दैट डिपेंड ऑन सम सिचुएशन। बहरहाल अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, अगर आपने फंड रेज किया है डेट से और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको देना ही पड़ेगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्क बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के ऊपर एक बर्डन आ चुका है। इस रिस्क का नाम हमारे सिलेबस में रखा गया है फिनेंशियल रिस्क। लेकिन ये फिनेंशियल रिस्क आपके डिविडेंड वाले सेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि डिविडेंड वाले सेक्शन में आपको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। जब कंपलसरी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल रेपुटेशन डाउन नहीं होती। यहाँ पर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा अंबानी ब्रदर्स का। देखिए, अंबानी ब्रदर में एक तरफ है मुकेश अंबानी और एक तरफ है अनिल अंबानी। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अनिल अंबानी क्योंकि ज़्यादा डेट लेते हैं, वो बाहर से पैसा लेना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट का बर्डन उनके ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अनिल अंबानी ऑलमोस्ट एक बैंकरप्टेड सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अर्निंग है नहीं, बिजनेस में इनफ्लो है नहीं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल रिस्क बढ़ा हुआ है और वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे। वेरएज मुकेश अंबानी डील करते हैं इक्विटीज़ में। अगर वो उधार लेते भी हैं तो वो तुरंत से चुका देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वो बिलीव करते हैं कि पैसा हमेशा खुद का होना चाहिए, उनके ऊपर डिविडेंड का बर्डन इतना नहीं है। बहरहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस 2026 के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिलायंस को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बन गई है, और इसी बात के चक्कर में उन्होंने काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आप न्यूज़ में जाकर के न्यूज़ सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से शानदार डिविडेंड रिलायंस ने पे किया। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर डेट और इक्विटी के दूसरे सेक्शन की बात हुई, तो अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डेट आगे क्या करता है। देखिए, जब भी आप फंड डेट से रेज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आपको अपने पैसे देने वाले इंडिविजुअल को वोटिंग राइट देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इक्विटी से जो फंड रेज किया जा रहा है उसमें ऑर्गेनाइजेशन को वोटिंग राइट्स देने पड़ते हैं। अब जब भी आप वोटिंग राइट देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पावर शेयर होल्डर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिनेंशियल मैनेजर, फिनेंशियल प्लानर और कंपनी के बड़े बड़े लोग ये डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस को कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर पूरा बिजनेस हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो पैसा डेट से लिया जाएगा, जो अनिल अंबानी ने किया, जो विजय माल्या ने किया। लेकिन आप चाहते हैं कि बिजनेस कोई दूसरे इंडिविजुअल हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा डिसीजन लेने के लिए, जैसे मुकेश अंबानी ने किया।
वोटिंग राइट दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर बन जाइए। ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं तरह से फंड रेज किया जाता है, क्योंकि डेट से फंड लिया जा रहा है और डेट पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, लेकिन वोटिंग राइट देना कंपलसरी नहीं है। इसीलिए डेट को एक चीपर सोर्स कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर में। दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, दैट व्हाई डेट इज चीपर सोर्स। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने आंसर को बड़ा खुल के एग्जाम में लिख कर आइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और डेट लेने के लिए किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आराम से डेट मिल जाता है। डेट लेने के लिए आपको किसी भी तरह का प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए डेट एक चीपर सोर्स बनता है, प्लस इसमें वोटिंग राइट भी नहीं देने होते हैं। लेकिन क्योंकि इक्विटी है, डिविडेंड इशू किया जाएगा, शेयर से पैसा रेज किया जाएगा, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इक्विटी है वो एक कॉस्टली सोर्स बन जाता है। इक्विटी एक कॉस्टली सोर्स है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाई इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स। तो आप बताइएगा, क्योंकि जब इक्विटी से फंड रेज किया जाएगा तो इक्विटी में लोग इन्वेस्ट करें, शेयर होल्डर आपके पैसे के आईपीओ में बिजनेस के अंदर पैसा लगाएं, इस तरह के सोर्स को इक्विटी कहा जाएगा। सो ये थी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो जहां हमने बात की डेट और इक्विटी के बारे में। आई होप आपको डेट और इक्विटी की बात समझ में आई है, इनका कंपैरिजन समझ में आया है और कैपिटल स्ट्रक्चर की बात समझ में आई। अगर ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 12 क्लास 11 के बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस के वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।